क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पार्ट 1। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है? तो पहले इक्वेशन का मतलब हम समझे। एग्जांपल है 5x = 25। तो इक्वल के साइन है और इक्वल के साइन के दोनों तरफ LHS और RHS दोनों में कुछ लिखा हुआ है। एक में तो है RHS में 25 और LHS में 5x। तो इस तरह से इक्वल का साइन हो और दोनों तरफ कुछ लिखा हो, या तो नंबर्स या लेटर्स, तो उसे बोलते हैं हम इक्वेशन। यदि इक्वल का साइन नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं होता। अब रह गई वेरिएबल की बात, तो ये जो लेटर्स है इंग्लिश में ABCDEFG इस तरह से Z तक में से कोई न कोई लेटर रहना चाहिए। यहाँ पे जनरली 90% केस में तो X होता है। कभी कभी ये M, N, P, T, S, V, Y ये सब भी दे देता है, लेकिन 90% केस में ये लेटर X ही होगा। तो इस तरह से ये हुआ इक्वेशन। अब है लीनियर इक्वेशन। तो ये जो लेटर हमने बताया था कि A से लेके Z तक में से कोई भी एक लेटर रहेगा, उसको बोलते हैं हम वेरिएबल। तो वेरिएबल का पावर यदि 1 है तो उसे बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे X लिखा है, X के ऊपर में कोई भी नंबर नहीं है, तो ये हो गया पावर 1। यही है लीनियर इक्वेशन। और वन वेरिएबल का मतलब इन इक्वेशंस में वेरिएबल सिर्फ एक ही होगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ जो कि लीनियर इक्वेशन नहीं है। जैसे x² + 1 = 20। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर 2 है। हमें लीनियर इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? x, और उसका पावर 2 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, y² + y = 5। ये इक्वेशन तो है, इक्वेशन होने के लिए इक्वल का साइन चाहिए, वो तो है इसमें, लेकिन पावर जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे y यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे पावर 1 है, लेकिन हमें सबसे बड़ी पावर देखनी चाहिए, ये है 2, इसलिए ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब जिसमें इक्वल का साइन नहीं होगा, जैसे ये कुछ एग्जांपल्स है, 5x, 2x - 3, 3x + y। अब यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये इक्वेशंस नहीं है। अब शुरू होता है एक्सरसाइज 2.1। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला क्वेश्चन आया x - 2 = 7। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक छोटी सी बात समझते हैं। जैसे एक यहाँ पे तराजू है जिसको बैलेंस बोलते हैं, और ये दोनों तरफ 50-50 ग्राम का वेट्स रखा हुआ है, 50-50 ग्राम का बार्स रखा हुआ है, और अभी बिल्कुल बैलेंस है, ये बिल्कुल सीधी सीधी है, थोड़ा सा भी किसी भी तरफ झुका हुआ नहीं है। अब इनमें बिल्कुल धीरे से इक्वली 5-5 ग्राम दोनों तरफ रख दे। ऐसे रखो कि ये ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, ज्यादा हिल ना जाए, बिल्कुल आराम से दोनों तरफ रख दिया। अभी भी ये बैलेंस ही है। तो हम क्या समझे कि यदि पहले से बैलेंस है और दोनों तरफ इक्वल ही सामान रख दे तो भी बैलेंस ही रहेगा, उसकी बैलेंस बिगड़ेगा नहीं। तो ये हमें क्या काम आएगा? यहाँ पे ये जो इक्वेशन था x - 2, वो इक्वल के साइन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में यदि हम इक्वल ही ऐड कर दे, और इक्वल कितना ऐड करेंगे वो अपनी जरूरत के अनुसार। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है कि +2 दोनों तरफ ऐड किया है। ये +2 ही क्यों किया? क्योंकि हमें 2 की जरूरत है अभी। जैसे दूसरी क्वेश्चन में किसी दूसरे नंबर की जरूरत आएगी, वो तो क्वेश्चंस आने पे पता चलेगा। तो अब ये -2 और ये +2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या वो हम लिख देते हैं। इधर बचा x, ये दोनों तो कैंसिल हो गया था, कट गया था, तो x रहेगा, और इधर 7 और 2 ऐड होकर के 9 देगा, और यही हमारा आंसर है। बिल्कुल छोटी सी बात है, दोनों तरफ हमने 2 ऐड कर दिया, एक साइड का 2 कैंसिल हो गया और दूसरी साइड का 2 अपने नंबर में ऐड होकर के आंसर हमें दे दिया। अब एक क्वेश्चन नंबर 2, y + 3 = 10। तराजू वाली बात फिर से देखते हैं। ये तराजू में पहले से कुछ वेट रखा हुआ है और बैलेंस है। देखें तो इधर 50 ग्राम और 5 ग्राम, इधर भी 50 ग्राम और 5 ग्राम, ये पहले से ही बैलेंस है। यदि हम इस बैलेंस तराजू से दोनों तरफ इक्वल सामान हटा ले, जैसे ये 5 ग्राम का जो छोटा सा वेट है, जो छोटा सा बाट है, उसको हम हटा रहे हैं,
तो ये धीरे 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 हटा लो ताकि वो हिलने न लग जाए तराजू। अब ये दोनों तरफ से 5-5 ग्राम हट गया, अभी भी ये बैलेंस ही है। तो हमें क्या सीखने को मिला कि बैलेंस में से यदि इक्वल सामान हटा भी ले तो बैलेंस बिगड़ता नहीं है। पहले केस में हमें जरूरत थी ऐड करने की, तो ऐड कर दिया इक्वल, तो भी बैलेंस नहीं बिगड़ा। इस केस में हमने हटा लिया, मतलब माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो भी बैलेंस बिगड़ा नहीं। अब क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ से ये कोशिश करो कि ये 3 हट जाए, तो ये तो प्लस में है, तो इसलिए यहाँ हमें ये माइनस करना होगा। तो दोनों तरफ से माइनस करेंगे 3। इधर y+3 था तो उसमें से हमने 3 को माइनस कर दिया, और इसमें 10 था उसमें भी हमने 3 को माइनस कर दिया। अब ये दोनों +3 और -3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या क्या, y, इस तरफ y बचा और इस तरफ 10 - 3 मतलब 7 बचा, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 6 = z+2। इधर से z के साथ 2 ऐड है, हम चाहते हैं कि इस 2 को हटा दे, तो हमें दोनों तरफ माइनस करना होगा 2। तो इधर 6 था उसके तरफ से -2 कर दिया, इधर z+2 था उसमें हमने -2 कर दिया। लिख देंगे साइड में सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम ईच साइड। अब ये +2 और -2 कैंसिल हो गया, इधर 6 - 2 हमें 4 देगा, और इधर बच गया z। तो 4 = z का मतलब हुआ z = 4, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 है 3/7 + x = 17/7। हमें हमेशा वेरिएबल को फ्री करना होता है, उसके साथ कोई दूसरा नंबर न रहे। तो इधर x के साथ 3/7 प्लस में है, तो ये हमें आइडिया देता है कि दोनों तरफ से 3/7 माइनस कर दो। तो अब अगले लाइन में यही बात लिखेंगे, तो साइड में ये भी लिख दो कि सब्ट्रैक्टिंग 3/7 फ्रॉम ईच साइड। अब ये 3/7 प्लस का और ये 3/7 माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो अब जो बचा नंबर्स उसको लिखें, इस साइड में सिर्फ x बच गया, इक्वल के साइन के बाद 17/7 है और माइनस का साइन लगा के 3/7 है। तो ये अब फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन आ गया। दोनों के बेस में, दोनों के डिनोमिनेटर में 7 है, तो 7 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर का नंबर है 17 लिखने के बाद माइनस का साइन लगा देंगे और 3 लिख देंगे। ये 17 - 3 हमें 14 देगा। नीचे का 7 और 14 कटेगा, 7 × 2 = 14 होता है, और ये हो गया x = 2, आंसर हो गया। जब x के साथ कोई नंबर नहीं बचता, जब लास्ट में जाकर के ऐसा कंडीशन आने पर वही उसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 6x = 12। x के साथ 6 मल्टीप्लिकेशन में है। हमने सीखा था कि यदि इक्वल है, दोनों तरफ इक्वल ही नंबर्स ऐड करे या इक्वल ही नंबर सब्ट्रैक्ट करे तो कोई फर्क नहीं आता। उसी तरह से अब केस है डिवीजन का, तो दोनों तरफ इक्वल नंबर से ही डिवाइड करे तो भी बैलेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जरूरत आ जाए तो इक्वल नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। इस शॉर्ट में यहाँ पे एक बात देखना है कि आप इक्वेशन के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऐड कर सकते हो, इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इक्वल नंबर से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो या इक्वल नंबर से ही डिवाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे इस 6 को हटाने के लिए हमें इक्वेशन के दोनों तरफ 6 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6x / 6 = 12 / 6। साइड लिख दो, डिवाइडिंग इच साइड बाई 6। अब ये 6x अपॉन 6 लिया, डिवीजन को अपॉन में भी लिख सकते हैं। यदि जिन लोगों को ये लाइन लिखने का मन नहीं है तो ये लाइन न लिखो, सीधा 6x = 12 के बाद यहाँ पे लिख सकते हो। ये लाइन जो है डिवाइडिंग ईच साइड बाई 6, वो इसी के साथ में लिख दो। जिनको दिक्कत है वो ये लाइन लिखने के बाद ही लिखो। अब ये दोनों 6 कैंसिल हो गया। अब ये वाला 6 12 को काट करके 2 देगा, 6 × 2 = 12 होता है। तो इधर साइड में क्या बचा था हमारे पास x, ये 6 और 6 कैंसिल हो गया था और इधर 2 रह गया। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया t/5 = 10। तो यहाँ पे 5 डिवीजन में है और इसको हटाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे 5 से तो वो दोनों तरफ करेंगे। यही है इस इक्वेशन का मेन पॉइंट, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि इक्वल साइन के दोनों तरफ एडिशन कर सकते हैं सेम नंबर का, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं सेम नंबर का, मल्टीप्लिकेशन भी सेम नंबर का या डिवीजन भी सेम नंबर का। अपनी जरूरत के अनुसार जैसी जरूरत है वही अप्लाई कर दो। तो अभी फिलहाल हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। साइड में लिख दो कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, और ये 5 और 5 कैंसिल हो गया तो इस साइड में रह जाएगा 10, इस साइड में जाएगा t
और इधर 10 और इंटू 5 50 हो गया। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है 2x/3 इज इक्वल टू 18। यहाँ पे x के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन भी है और 2x में 3 का डिवीजन भी है। तो यहाँ पे दोनों काम करना होगा, एक बार डिवीजन एक बार मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3। तो ये 3 और 3 कैंसिल होगा, जो बचेगा वो हम लिखते हैं, इधर रहेगा 2x और इधर 18 इंटू 3 54। अब हमें इस x को फ्री करना है इस 2 से। तो ये 2 है मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें डिवाइड करना होगा। तो दोनों तरफ 2 से हम डिवाइड कर दिए और इस 2 को अपॉन में ले लो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये 2x इक्वल टू 54 के बाद यदि 2 से डिवाइड करना है तो ये लाइन आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस दिखाने के लिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। हमने लिख दिया है, डिवीजन कर रहा हूँ और डिवीजन को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं। तो ये 2 कैंसिल हो गया और 2 से 54 भी कैंसिल होगा। तो कितना बचेगा हमारे पास 27। तो x इक्वल टू 27, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 1.6 इक्वल टू y बाई 1.5। तो ये y को डिवाइड किया है इस 1.5 ने। तो डिवीजन का नंबर हटाने के लिए हमें दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो कर दिए 1.5 से मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ, ये 1.5 और ये 1.5 कैंसिल हो जाएगा और 1.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो, ये छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है, ये हो जाएगा 2.4 और ये आंसर हुआ इस पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले तो हम इस -9 को हटाए। तो जब नंबर माइनस में है और उसको हटाना है तो हम प्लस करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे 9 को हटाना है तो इसलिए दोनों तरफ हम +9 ऐड कर दिए। ये -9 और +9 कैंसिल हो गया। तो जो बचा उसको लिखते हैं, इधर रह गया 7x और इधर रह गया 16 + 9 25। अब डिवीजन करेंगे 7 से, क्योंकि यहाँ पे ये 7 मल्टीप्लिकेशन में है। क्या बचा अब 7x बाई 7 इक्वल टू 25/7। ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। तो इधर रह गया x इक्वल टू 25/7 और यही हमारा आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है 14y - 8 इक्वल टू 13। यहाँ पे ये 8 माइनस में है, इसको हटाना है तो हमें +8 करना होगा दोनों तरफ। ये -8 और +8 कैंसिल हो गया। इधर LHS में रह गया 14y और इधर 13 और 8 ऐड होने के बाद 21। दोनों तरफ 14 से डिवाइड कर दिए इस y को फ्री करने के लिए। अब ये 14 और 14 कैंसिल और ये दोनों कैंसिल नहीं होगा, ये दोनों 7 का टेबल में आता है, तो इसलिए 7 से इसको कट करेंगे। तो 7 × 2 = 14 और 7 × 3 = 21। इधर रह गया y और इधर रह गया 3/2। y अकेला आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में 17 ऐड है, तो इसको हटाना है तो दोनों तरफ हमें 17 माइनस करना होगा। इसके बाद ये -17 और +17 कैंसिल हो गया। 6p और इक्वल रह गया ये 9 - 17। तो 9 - 17 का आंसर -8 होगा। अब इस p को फ्री करना है, मतलब p में से ये 6 हटाना है। तो 6 है मल्टीप्लिकेशन में, इसको हमें डिवाइड करना होगा दोनों तरफ 6 से और ये 6 और 6 कैंसिल हो गया। इधर ये दोनों इवन नंबर है तो 2 से कटेगा, तो इधर रह गया 3 और उधर 2 से कटने के बाद ये रह जाएगा 4। ये फ्री, ये p फ्री हो गया है, तो p इक्वल टू -4/3, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 x/3 + 1 इक्वल टू 7/15। ये x/3 के साथ +1 है, तो पहले हम इसको हटाए फिर 3 को हटाएंगे। तो इस 1 को हटाने के लिए दोनों तरफ से 1 माइनस कर दो। ये +1 और -1 कैंसिल, बचा इधर x/3 और इधर 7/15 -1। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं हम। ये फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन आ गया है, तो इधर 15 एलसीएम ले लो, 7 - 15 हो गया। तो ये रह गया x/3 और 7 - 15 -8 देगा और ये 15 है। जब चैप्टर शुरू किया था हमने तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते थे कि x को किसी नंबर के साथ डिवीजन है, तो यहाँ से कैसे हटाते थे 3 मल्टीप्लाई करके। तो दोनों तरफ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया और इधर का ये 3 से 15 भी कटेगा। 3 × 5 = 15 होता है, ये 5 रह गया। इस साइड में सिर्फ x बाकी है, x = -8/5 और यही हमारा आंसर है। x = -8/5 आंसर आ गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। अब आगे जाने से पहले एक बार बेसिक बात रिवाइज करते हैं। इस फिगर को देख करके कुछ बात याद आ रही होगी आपको। क्वेश्चन है एक
x माइनस 2 इक्वल टू 7। तो हमने शुरू में क्या किया था, ये तराजू का एग्जाम्पल दिया था आपको और दोनों तरफ +2 और +2 कर दिया था। वो इसलिए कि ये -2 हट जाए। +2 करने के बाद ये दोनों 2, -2 और +2 कट गया था, तो इस साइड रह गया x और इधर 7 और 2 ऐड होकर के 9 हो गया। अब ये जो तराजू की जो कंसेप्ट है उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको शॉर्ट में करते हैं। अब करना क्या है कि जैसे ये क्वेश्चन देखा x माइनस 2 इक्वल टू 7, तो x को लेफ्ट साइड में रहने देते हैं और जो नंबर है 2 या कहो -2 उसको हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे राइट साइड में। अभी ये लेफ्ट साइड में है, इसको लेके जाएंगे हम राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में है -2, ये राइट साइड में जाकर के +2 में बदल गया। बात वही है जो यहाँ पे हम ऐड करने के बाद हमें जो मिला था वो यहाँ एक ही स्टेप में मिल गया। तो अब इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसपोजिंग। एक नंबर को इक्वल साइड के दूसरी तरफ रख देने का जो प्रोसेस है उसका नाम है ट्रांसपोजिंग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग 2 to RHS, मतलब 2 को ट्रांसपोज कर दिया RHS में, लेफ्ट साइड से राइट साइड में। अब ये सिंपल हो गया और 7 + 2 9 हो गया और यही हमारा आंसर है। तो जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे सीखा वो ये है कि यदि प्लस है इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में, उसको यदि हम राइट साइड में लेकर जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। मतलब प्लस वाले नंबर को साइड चेंज करेंगे तो माइनस लिखना है, उसी तरह से माइनस वाले साइन को साइड चेंज करना है तो प्लस लिखना है। इनटू में जो कोई नंबर रहेगा साइड चेंज होगा उसका तो ये डिवीजन में आ जाएगा, और डिवीजन वाले जो नंबर है उसका साइड चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ये बेसिक बात याद रखना, ये बहुत काम आने वाला है अगले एक्सरसाइज में। और ये जो प्रोसेस है उसका नाम है ट्रांसपोजिंग। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। पहले तो जो क्वेश्चन लिखा है उनको हम समझेंगे कि क्या करना है, इक्वेशन बनेगा फिर उसको सॉल्व करेंगे। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। ये सिंपल वर्ड्स है, मीनिंग एक एक करके समझते हैं। पहले तो हम ये मान लें कि द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x। कंडीशन 1 है कि उस नंबर से हाफ माइनस करो, हाफ मीन्स 1/2। तो यही चीज हमने लिखा कि जो नंबर था, हमने कौन सा नंबर माना था x, उसमें से माइनस कर दिया 1/2। कंडीशन 2 है कि जो रिजल्ट आया उसमें हाफ से मल्टीप्लाई करो 1/2। अब x माइनस 1/2 को हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ये याद रखना है कि x माइनस 1/2 पूरा को ब्रैकेट के अंदर रखना है। यदि आप ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गया, हमने हाफ सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो रिजल्ट आया था उसमें हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है, 1/8 का। तो पहले हम ये रिजल्ट लिखते हैं और इक्वल कर दिए 1/8 को। तो जो क्वेश्चन था, वर्ड प्रॉब्लम था, उसको हमने इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, फिर x की वैल्यू मिलेगी। तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट को, इसको कहते हैं हम सॉल्विंग द ब्रैकेट। तो 1/2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 हो जाएगा, और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से तो 1/4 हो जाएगा। ये बीच में माइनस का साइन है, वो साइन हमने लगा दिया, और इधर है 1/8। अब ये जो नंबर आया है -1/4, उसको दूसरी तरफ लेके जाना है, ये ट्रांसपोजिंग। हमने इस लाइन में क्या किया कि 1/4 को RHS में ट्रांसपोज कर दिया, मतलब दूसरी तरफ सेंड कर दिया, भेज दिया। तो ये 1/4 माइनस में था, अब ये प्लस में हो गया। इसके बाद हमें एलसीएम लेना है, तो इधर है बेस में 8 और इधर है बेस में 4। तो हमने 2 और 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, उससे क्या होगा, ये 1 × 2 2 बन जाएगा और 4 × 2 8 बन जाएगा। यहाँ पे दोनों में बेस में 8 आ गया। अब एलसीएम लेना आसान है, एलसीएम 8 आ जाएगा और ऊपर में जो नंबर है उसको ऐड कर देंगे। तो x/2 और इक्वल और 1 + 2 हो गया 3 और /8। अब इस 2 को जो डिवीजन में है 2x का, उसको हम दूसरे साइड में ले जाएंगे, फिर से ट्रांसपोज का मतलब है दूसरे साइड में भेजना। तो इधर डिवीजन में है, x/2 का मतलब इस 2 से वो डिवाइड हुआ है, तो दूसरी तरफ जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर से लिखो ट्रांसपोजिंग 2 to RHS। अब ये दोनों नंबर कटने वाला है, ये 2 और 8 कट जाने के बाद 2 से 4 रहेगा। x = ऊपर में रह गया 3 और नीचे में 4, ये 2 और कट ही गया था, तो 3/4 यही हमारा आंसर है। तो हम लिखेंगे क्या,
द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4। सेकेंड क्वेश्चन आया, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। स्विमिंग पूल है जिसमें लोग स्विमिंग सीखते हैं, स्विमिंग करते हैं, उसका पेरीमीटर है कितने का? 154 मीटर का। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल? तो पहले आपको पेरीमीटर की नॉलेज होनी चाहिए और लेंथ और ब्रेथ में एक कंडीशन दिया हुआ है। तो पहले हम ये लिखते हैं कि लेट ब्रेथ ऑफ द पूल इक्वल टू x मीटर। ये m जो लिखा है वो मीटर दिखाने के लिए है। तो ब्रेथ को जब हमने x मान लिया तो लेंथ कितना होगा? तो क्वेश्चन में है कि लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो लेंथ था x, उसको ट्वाइस करना है, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद भी 2 ज्यादा है तो हमने प्लस कर दिया। तो इस तरह से लेंथ इक्वल टू 2x प्लस 2 हो गया। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी होता है। वैसे पेरीमीटर कहते हैं किसे? सभी साइड की लेंथ को ऐड कर दो तो पेरीमीटर बनता है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, और वो दे रखा था शुरू में ही कि रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर है 154 मीटर। तो इसलिए ये इक्वेशन बन गया 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 154 मीटर। अब एल और बी की वैल्यू रखे जो हमारे पास ये इक्वेशन में आया है। लेंथ है 2x प्लस 2, तो लेंथ हो गया 2x प्लस 2, और ब्रेथ है x, तो ब्रेथ की जगह पे x लिख देंगे। ये ब्रेथ है और x लिखा क्योंकि हमने ब्रेथ इक्वल टू x मान रखा है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि ये आपने ठीक ठीक बना लिया तो आगे की काम बिल्कुल आसान सा है। अब इसको सॉल्व करना रह गया, तो ब्रैकेट के अंदर 2x है और प्लस में x है तो 3x रह गया, और ये 2 नंबर है तो x के साथ ये ऐसे ही लिखा जाएगा 3x प्लस 2। अब इस बाहर वाले 2 से अंदर वाले सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। सिंपल से बोलो कि हम ब्रैकेट को सॉल्व कर दिए। तो 2 है जो बाहर में, उसे 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा, और इस 2 को उस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, और ये 154 है। अब ये 4 दूसरी तरफ आएगा तो ये प्लस में था, अब माइनस में चेंज हो गया, जिसको बोलेंगे हम ट्रांसपोजिंग 4 टू RHS। ये 154 में से 4 माइनस करने के बाद 150 रह गया। अब ये x के साथ 6 मल्टीप्लीकेशन में है, तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो 6 डिवीजन में आ जाएगा। यहाँ पे जो काम हमने किया ट्रांसपोजिंग 6 टू RHS, ये 6 से 150 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें नंबर देगा 25। तो x इक्वल टू 25। मीटर लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो x इक्वल टू 25 बाद में ही लिख देंगे एक ही बार आंसर आने के बाद। अब है ब्रेथ, ब्रेथ था हमारा x, तो x की वैल्यू हमें मिल गया है 25 है, तो इसलिए ब्रेथ इक्वल टू 25 मीटर। लेंथ कितना? लेंथ है 2x प्लस 2, तो 2 इंटू x की वैल्यू 25 और प्लस 2। अब ये 2 से 25 को मल्टीप्लाई करो तो 50, और ये 2 है एडिशन में, तो ये दोनों मिलकर के 52 देगा। तो लेंथ हो गया 52 मीटर। यही आंसर है, लेंथ इक्वल टू 52 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू 25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का चैप्टर में आपने सीखा होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल मींस ऐसे ट्रायंगल जिसका 2 साइड बराबर होता है, तो उसका बेस है 4/3 सेंटीमीटर का। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 2/15 सेंटीमीटर। पूरा पेरीमीटर दिया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड? आपका 2 साइड बाकी रह गया, मतलब ट्रायंगल में 3 साइड होता है, तो उसमें से एक साइड तो है 4/3 जो कि बेस है, और बाकी जो 2 साइड से है वो दोनों इक्वल है, तो कह रहा है कि उनमें से किसी एक का लेंथ बताओ। तो पेरीमीटर है यहाँ पे, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। तो यहाँ पे एक लेट कर लो कि लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड इक्वल टू x सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड है उनमें से एक का लेंथ x हमने मान लिया। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मींस सम ऑफ ऑल द 3 साइड्स। तो जो इक्वल साइड है उसमें से एक को तो हमने x माना है, तो एक साइड, दूसरा इक्वल साइड के लिए दूसरा x, और तीसरा साइड के लिए ये 4/3। ये तीनों साइड को हमने ऐड कर दिया, x प्लस 4/3। ये तीनों ऐड करके होगा कितना? पेरीमीटर के बराबर। तो पेरीमीटर का नंबर वहां पे दे रखा है 4 2/15। अब ये इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करें तो x प्लस x 2x हो जाएगा, 4/3 हो गया। ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो 15 4 जा 60 और प्लस 2 तो 62। ये 4/3 को दूसरी साइड ले जाना है, तो प्लस में था पहले, अब ये माइनस में आ जाएगा। साइड चेंज होने के बाद इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग।
अब यहाँ पे बेस अलग अलग है, इसमें 15 है और 3 है, तो इस नंबर को 5 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 62/15 और -4 × 5 होगा 20 और 3 × 5 15। अब दोनों नंबर सेम हो गया बेस में, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करे थे उसी काम के लिए, ताकि ये एलसीएम लेने में आसानी हो। अब जब दोनों नंबर सेम हो गया है तो एलसीएम 15 ही रहेगा और ऊपर का जो नंबर है ये 62 - 20 लिख दिया। अब 62 - 20 42 हो गया, तो 2x = 42/15। इस x को फिर से दूसरी तरफ भेजना है, तो मल्टीप्लिकेशन में था, डिवीजन में आ जाएगा 15 × 2। यहाँ पे 2 को दूसरी तरफ भेजने की प्रोसेस है, यहाँ पे साइड में लिख दो ट्रांसपोजिंग 2 to RHS। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब ये 6 से कटेगा तो 6 5 जा हो जाएगा 30 और 6 से 42 कटने के बाद ये दे देगा हमें 7। तो x = हो गया 7/5। इसका मतलब यदि इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो 1 2/5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1 2/3। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। मतलब 2 नंबर है, दोनों का सम करने के बाद हमें 95 मिलेगा। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, मतलब उसमें से एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, तो कह रहा है फाइंड द नंबर। तो नंबर पता करो। एक नंबर को x मान लेते हो और दूसरा इससे 15 ज्यादा है, तो x + 15 हो जाएगा। तो गिवन क्या है कि इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 95 आएगा। तो पहला नंबर हमने x माना है और दूसरा नंबर x + 15 हो गया, क्योंकि वो क्वेश्चन में था 15 ज्यादा है इसलिए। अब इसको सॉल्व करते चले, ब्रैकेट हटा दिया हमने और x और x हो जाएगा 2x और +15 है = 95। 15 को दूसरी तरफ कर दो तो ये हो जाएगा ट्रांसपोजिंग 15 to RHS। अब 95 में से 15 माइनस कर दिया तो हो गया 80 और 80 को इस 2 से डिवाइड कर दिए। फिर से यहाँ पे ट्रांसपोज किया हमने 2 को, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 80 कैंसिल होकर के 40 दे देगा। तो x = हो गया 40। तो 1 नंबर = x, जिसको x माना था, x की वैल्यू हमें मिल गया है, ये है 40। और दूसरा नंबर है पहले वाले नंबर में 15 ऐड करेंगे तो ये हो गया 40 + 15 तो गया 55। तो यही दो आंसर है, एक नंबर है 40 और दूसरा नंबर है 55। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? रेशियो दिया है दो नंबर्स का 5:3। 5/3 भी बोल सकते हो, लेकिन जब रेशियो रहता है, जब दो डॉट्स लगता रहता है तो उसको इज टू पढ़ते हैं। तो इस तरह से जब रेशियो में नंबर्स हो तो नंबर्स लिखेंगे, दोनों में x लगा देंगे। जहाँ पे 3 रेशियो का नंबर हो तो तीनों में x लगा देंगे। तो अभी फिलहाल हमारे पास 2 नंबर्स है, तो उन नंबर्स को 5x और 3x लिखेंगे। रेशियो को जब नंबर में चेंज करना होता है तो x लगा के करते हैं, ये प्रोसेस है। तो लेट 2 नंबर्स बी 5x और 3x। अब डिफर है 18 का, तो इन दोनों नंबर को जब हम माइनस करेंगे तो 18 देगा, वो कंडीशन ही है वैसा। तो 5x - 3x = 18 और 5x में से 3x माइनस कर देंगे तो 2x रह गया, वो 18 हो गया। अब ये 2 को इधर भेज दो, अपॉन में चला जाएगा, ट्रांसपोज किया हमने तो 18 कटने के बाद 9 रह गया। रिक्वायर्ड नंबर्स कौन कौन सा होगा 5x, जिसमें x की वैल्यू 9 है, तो 5 × 9 45, और दूसरा नंबर है 3x, तो 3 × 9 27। तो 45 और 27 ये दोनों आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स? ये इंटीजर्स है, इंटीजर का मतलब कोई नंबर है और ये कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो पहला नंबर को हम x मान लेते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा उससे एक ज्यादा, तो x में एक ऐड करेंगे तो x + 1, मतलब x के बाद जो अगला नंबर होगा तो x + 1 हो जाएगा। अब उससे भी अगला एक, तो फिर से इसमें 1 ऐड करो, तो x + 1 में जब 1 ऐड करेंगे तो x + 2 बन जाएगा। तो इस तरह से 3 नंबर हमें मिला, कौन कौन सा x + 1 और x + 2। अब कह रहा है कि तीनों को ऐड करो, तो तीनों को ऐड कर देंगे x और ब्रैकेट में लिख दो, अभी फिलहाल कंफ्यूजन हटाने के लिए, कि दूसरा नंबर x + 1 है और तीसरा नंबर है x + 2। तीनों को ऐड करने के बाद 51 मिला। अब ब्रैकेट हटा दो, सॉल्व करना है इनको। इसको देखो तो 3x है और 1 और 2 है, तो 3x को ऐड करेंगे तो 3x बन जाएगा और 1 + 2 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस 3 को दूसरी तरफ भेज दो, ट्रांसपोजिंग, और ये 51 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 48 हो जाएगा और x = हो जाएगा 48/3, ये कट जाएगा, 3 से 48 हमें बच जाएगा 16। तो x की वैल्यू आ गया। इसका मतलब जो पहला नंबर है वो x है
16, दूसरा नंबर है x प्लस 1 मतलब 16 प्लस 1 17, और तीसरा नंबर है x प्लस 2 मतलब 16 प्लस 2 तो ये है 18। तो यही 3 नंबर है, ये कंजिक्यूटिव नंबर है। 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, यदि इन तीनों को ऐड करोगे आप तो 51 मिलेगा। तो इस तरह से यही 3 आंसर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888 मतलब 888। फाइंड द मल्टीपल्स। है कि ये 8 का टेबल में आने वाला नंबर्स हो या ऐसे कहो कि 8 से डिवाइड होने वाला नंबर हो। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि पहले नंबर को 8x मान लेते हैं, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 8x प्लस 8 से 8 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं वो एक दूसरे से 8 ज्यादा होता है। ये जैसे कि 8 का टेबल पर हो तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो आप 8 और 16 के बीच की डिफरेंस देखो तो वो 8 का है। 16 और 24 का बीच का डिफरेंस देखो तो वो भी 8 का है। तो इसलिए हमने यदि पहला नंबर 8x लिया है तो दूसरा नंबर हो जाएगा 8x प्लस 8 और तीसरा नंबर हो जाएगा 8x प्लस 16। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये 888 देगा। एक कंडीशन है। इस लाइन को फिर से समझो, ये 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 है। अब यहाँ से पहले ब्रैकेट हटा दो, x वाले सभी को साथ साथ लिख दिया हमने और नंबर्स को साथ साथ। तो 8x प्लस 8x प्लस 8x 24x हो गया और 16 प्लस 8 24 हो गया। अब 24 को हम दूसरी साइड करेंगे, इसका नाम देते हैं ट्रांसपोजिंग 24 टू RHS। अब पहले इनमें से माइनस कर दो 24 को तो ये बचेगा हमारे पास 864। 24 को दूसरी तरफ भेजना है तो ये अपॉन में चला जाएगा क्योंकि यहाँ इनटू में है। ये हो गया ट्रांसपोजिंग 24 टू RHS। अब ये डिवीजन करना है। यदि आप इसको कट करते चलो तो भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे डिवीजन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये 864 को हमने 24 से डिवाइड किया तो 3 से ये पहला नंबर आएगा 24 3 जा 72 और इसमें से पहले वो माइनस कर दें हम तो ये होगा 14। तो उसको नीचे ले आओ तो ये हो गया 144। तो ये 6 से चला जाएगा तो 144 हो जाएगा 24 6। अब ये रिमाइंडर 0 रह गया। तो इस तरह से 864 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 36 मिलेगा हमें। तो x हो गया 36। हमें x की वैल्यू मिल गया। अब मल्टीपल्स ऑफ 8 कौन कौन सा है तो पहला नंबर है 8x तो 8 इंटू x की वैल्यू 36 तो ये हो गया 288। दूसरा है 8x प्लस 8 तो 8x की वैल्यू तो हमें मिल गया है 288 और उसमें 8 ऐड करेंगे तो ये होगा 296। और तीसरा नंबर 8x प्लस 16 तो 8x की वैल्यू यहीं से 288 और 16 तो है, ऐड करेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 304। तो इस तरह से ये 3 नंबर हमारा आंसर आ गया 288, 296 एंड 304। ये सभी मल्टीपल्स ऑफ 8 का। Question number 8. 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. तो पहले तो consecutive integers लिखे। तो consecutive integers में यदि पहला नंबर को हम x मान ले तो दूसरा उससे एक ज्यादा होगा इसलिए x प्लस 1 होगा और तीसरा कितना हो जाएगा इस x प्लस 1 में एक और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस 2। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उन नंबर्स को 2, 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना है रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से। हमें इस तरह से मिलेगा 2x पहले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 और लास्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो x प्लस 2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इन तीनों को ऐड करेंगे तो 74 मिलेगा। वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ से पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दो तो 2x लिखने के बाद इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x को 3x और 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। इस ब्रैकेट में आ जाओ तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया और ये 74 RHS में अभी है। सभी x वाले टर्म्स को एक साथ लिख दिया और नंबर्स को एक साथ। इन सभी x वाले को ऐड करते हैं 2 प्लस 3 5 हो गया और 5 प्लस 4 9 हो गया। तो इस तरह से 9x लिखेंगे और 8 प्लस 3 11 रह गया। अब इस 11 को दूसरी तरफ करना है तो ट्रांसपोजिंग हो गया 11 का 2 RHS। 74 में से 11 को माइनस कर दो तो ये रहेगा 63। अब ये 9 नीचे आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाने के बाद डिवाइड में चला जाएगा। अब 63 को 9 से डिवाइड करे तो ये हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गया 7। तो रिक्वायर्ड नंबर्स कौन कौन सा है? रिक्वायर्ड नंबर्स में एक है x तो उसकी वैल्यू हमें मिल गया है 7 है। दूसरा नंबर है x प्लस 1
तो x की वैल्यू 7, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 8। तीसरा नंबर x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू 7, उसमें 2 ऐड करेंगे तो 7 प्लस 2 9 हो गया। तो इस तरह से हमें 7, 8 और 9 आंसर मिला। ये 3 आंसर है। और जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था, मतलब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 3 से और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यदि उन नंबर्स को ऐड करोगे तो हमें 74 मिलेगा। ये आप वेरीफाई करना चाहो तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 9, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। दो जने हैं राहुल और हारून, उनका एज दिया हुआ है रेशियो में। तो रेशियो में जब रहता है तो मैंने पहले बताया था कि इनको 5x और 7x लिख लेंगे। अब 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो पहले हम इन दोनों का प्रेजेंट एज लिखे। तो रेशियो में दिया हुआ था 5:7, तो राहुल का एज हो जाएगा 5x और हारून का 7x। और 4 years later, लेटर का मतलब बाद में, तो राहुल का एज कितना हो जाएगा 5x प्लस 4 और हारून का कितना हो जाएगा 7x प्लस 4। अब देखो ये प्लस 4 क्यों किया, जैसे एक छोटी सी बात मैं समझाता हूँ। जैसे किसी का एज अभी है 20 साल, 20 वर्ष का है वो, तो 4 साल के बाद कितना हो जाएगा 24। तो 24 कहाँ से आया, अभी का एज में वो 4 हमने ऐड कर दिया। तो किसी का एज अभी जितना है 4 साल के बाद कितना होगा, तो उसमें से 4 साल ऐड कर देंगे। जैसे किसी का एज है 30 साल, 4 साल के बाद कितना, तो 30 प्लस 4 34। तो उसी तरह से किसी का एज 5x है तो 4 साल के बाद 5x प्लस 4 हो जाएगा। यदि उसका एज 7x है तो उसमें 7x प्लस 4 हो जाएगा। तो इस तरह से 4 साल के बाद राहुल का एज 5x प्लस 4 और हारून का एज 7x प्लस 4। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 साल का बाद का जो एज होगा उनको ऐड करेंगे तो ये 56 हो जाएगा। तो ये है राहुल का एज 4 साल के बाद और ये है हारून का एज 4 साल के बाद। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 56 देगा। अब इसको सॉल्व करना रह गया, हमने ब्रैकेट हटा दिया है और x वाले नंबर को साथ साथ में रख दो और जो ये 4 और 4 बिना x वाले उसको साथ साथ में रख दो। तो 5x प्लस 7x को ऐड करेंगे तो 12x हो जाएगा और ये 4 और 4 8 हो गया, ये 56 हो गया। 8 को दूसरी तरफ लिख दो ट्रांसपोज करके, तो 56 में से 8 जब माइनस करेंगे तो 48 हो जाएगा। यहाँ का ये 12 नीचे में आ जाएगा, यहाँ पे भी 12 को हमने ट्रांसपोज कर रखा है, तो 12 से 48 कैंसिल होगा, 4 दे देगा, तो x की वैल्यू आ गया 4। अभी प्रेजेंट एज 5x है तो राहुल का प्रेजेंट एज 5 into 4 20 ईयर्स हो गया और हारून का प्रेजेंट एज कितना है 7x, तो x की वैल्यू आने के बाद 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 28 ईयर्स। तो यही आंसर है। इसका मतलब अभी इन दोनों का एज है, राहुल का 20 ईयर्स और इसका 28 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। किसी क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 7:5। तो पहले मैं बता दिया हूँ कि जैसे ही इज-टू वाला नंबर हो तो उसमें x लगा के लिखो। तो बॉयज का नंबर हो गया 7x और गर्ल्स का नंबर हो गया 5x। अब एक कंडीशन ये भी था कि बॉयज का नंबर गर्ल्स के नंबर से 8 ज्यादा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों नंबर को माइनस कर दो, बॉयज का नंबर में से गर्ल्स का नंबर माइनस कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये 2x हो गया, 7x में से 5x गया था 2x और इक्वल टू 8। 2 को इस साइड कर दो, डिवीजन में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। 2 से 8 कैंसिल होकर के 4 देगा, तो x की वैल्यू आ गया 4। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना, नंबर ऑफ बॉयज हमने मान रखा था 7x, x की वैल्यू 4 आ गया, तो 7 into 4 हो गया 28। और गर्ल्स के नंबर कितना 5x, तो 5 और x की वैल्यू 4, तो ये हो गया 20। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ पूछा था, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 48। तो ये हो जाएगा टोटल क्लास स्ट्रेंथ और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग ग्रैंडफादर। तो इसमें एक छोटा सा फैमिली फिगर देख लो, ये छोटा बच्चा का नाम है बाइचुंग मान लेते हैं, उसका फादर है उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर। यंगर का मतलब यंग मीन्स जवान होता है, इसका मतलब जो बुढ़े और जवान है, तो उनके ग्रैंडफादर उनके फादर का एज का जो डिफरेंस है 26 साल है। इसका मतलब उसके पापा से उसके दादा 26 ईयर्स ज्यादा है एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। मतलब उसके जो पापा हैं बाइचुंग से 29 ईयर्स ज्यादा के हैं। सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3 इज 135 ईयर्स। तो तीनों के एज हम यदि ऐड करें तो 135 साल होगा, 135। तो इसमें बाइचुंग का एज को हम x मान लेते हैं, तो उसका फादर का एज कितना होगा, तो उसके फादर
बाइचुंग के फादर बाइचुंग से 29 इयर्स ज्यादा है। तो बाइचुंग का एज कितना है x, और उसके फादर कितना होगा, उसे 29 इयर्स ज्यादा, तो उसमें ऐड कर देंगे कि लेटर में नंबर ऐड करके वैसे ही लिखा जाता है। तो ये हो गया x + 29। अब उसकी ग्रैंड फादर का एज कितना होगा, तो ग्रैंड फादर है बाइचुंग के फादर से भी 26 इयर्स ज्यादा बड़े। तो उसका फादर का एज कितना था, x + 29। जब ग्रैंड फादर की बात करेंगे तो वो फादर के एज में भी 26 इयर्स हम ऐड करेंगे। तो इसको पहले ब्रैकेट हटा देते एक बार, और 29 और 26 को ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा। तो इस तरह से बाइचुंग का एज x हो गया, बाइचुंग का फादर्स का एज हो गया x + 29, और उसके ग्रैंड फादर का एज हो गया x + 55। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पे। इसके बाद अब क्वेश्चन आसान सा हो जाएगा। अब तीनों का एज को ऐड करो तो कह रहा है कि 135 इयर्स होगा। तो हम तीनों का एज ऐड करते हैं। बाइचुंग का एज x, बाइचुंग का फादर का x + 29, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ उसका फादर का एज है, और ग्रैंड फादर का मतलब दादाजी का एज है x + 55। ये बाइचुंग, ये उसके फादर का एज, ये उसके ग्रैंड फादर का एज, तीनों को ऐड कर दिया तो कितना मिला हमें, 135। अब इसको सॉल्व करें तो पहले ब्रैकेट हटा दो, x वाले को साथ साथ में लिख दो और नंबर वाले को एक तरफ लिख दिया। अब ये 3x है उसको ऐड करना है तो 3x होगा, और इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 84 को दूसरी तरफ ले जाना है, तो प्लस में था अब ये माइनस में बन जाएगा। जब नंबर इक्वल साइन के दूसरी तरफ आ जाता है तो उसकी साइन चेंज हो जाते हैं। अब 135 में 84 घटा दो, 51 हो गया। अब x = हो जाएगा 51/3, 3 से 51 कटने का तो ये हुआ 17। तो x की वैल्यू हो गया 17। तो x हमने किसको माना था, बाइचुंग का एज का। तो इसका मतलब बाइचुंग का एज कितना है, 17 इयर्स, और उसके फादर कितने एज का है, तो x + 29। तो x की वैल्यू तो हमें मिल गया है 17, और उसमें 29 ऐड कर दो तो ये हो गया 46 इयर्स। तो ये हो गया बाइचुंग का फादर 46 का। बाइचुंग का ग्रैंड फादर कितना, तो बाइचुंग का ग्रैंड फादर है उसके पापा से भी 26 इयर्स ज्यादा। तो उसके पापा का एज हमें मिल गया है 46, उसमें ये 26 ऐड कर दो तो 72 इयर्स हो जाएगा। यदि आपको ये मन है कि इसमें x में 55 जोड़े तो x की वैल्यू है 17, और ये 55 जोड़ेगा तो ये भी 72 इयर्स हो जाएगा। इस तरह से हमें तीनों का एज मिल गया। बाइचुंग का एज 17 इयर्स, बाइचुंग का फादर्स का 46 इयर्स, और बाइचुंग का ग्रैंड फादर 72 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? तो पहले रवि का present age हम मान लेते हैं, वो x मान लो कि रवि का present age है x years। अब 15 साल के बाद उसका एज कितना हो जाएगा, तो अभी जितना है उसमें 15 ऐड कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। जैसे कोई बच्चा अभी 5 साल का है, 15 साल के बाद कितना हो जाएगा, 5 में 15 ऐड कर देंगे। अभी मान लो कि रवि x इयर्स का है तो 15 साल के बाद कितना हो जाएगा, उसी x में हम 15 जोड़ देंगे। तो ये तो नंबर तो देगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, x + 15 ही लिखेंगे हम। जैसे 5 बोलता तो 5 और प्लस 15 जोड़ के 20 बोल देते, ये तो नंबर तो है नहीं, ये तो लेटर है। तो लेटर में नंबर ऐड करने के बाद अभी ऐसे ही रहेगा ये x + 15। तो कंडीशन ये था कि 15 इयर्स के बाद अभी जितना एज है उसका वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अभी कितना है x प्लस, तो 15 साल के बाद उसका एज कितना बनेगा x + 15, और अभी का एज कितना है x, तो x में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए 4 टाइम्स हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमारे इक्वेशन बन गए। अब ट्रांसपोज करना है, तो ये 4x को हम LHS में ले जाए तो ये -4x हो जाएगा, और ये +15 को दूसरी तरफ लेके जाए तो -15 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो, एक ही साथ में लिख दो कि ट्रांसपोजिंग 4x to LHS, और ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ट्रांसपोजिंग 15 to RHS। तो अब ये x में से 4x माइनस करेंगे तो -3x हो जाएगा, और ये -15 है ही, ये माइनस और माइनस कैंसिल कर दो तो x इज वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 15/3, तो ये हो गया 5। तो x की वैल्यू आ गया 5 इयर्स। तो उसका प्रेजेंट एज कितना है, ये x ही उसका प्रेजेंट एज है, तो x वैल्यू तो हमें मिल गया। तो यही आंसर है, रवि का प्रेजेंट एज है 5 years। क्वेश्चन नंबर 13 है, a rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -17/12। what is the number? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई काम करने इसमें। तो पहले तो रेशनल नंबर मानो, तो हम अननोन को x मानते हैं, लगभग हर एक केस में ऐसे ही करते हैं, जो रिक्वायर्ड रहता है उसको x मान लेते हैं। अभी कंडीशन दे रहा है कि जो नंबर है हमारे पास
x है तो उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करो। तो कर दिया हमने, x को 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें ऐड करना है कितना 2/3, तो वो भी कर दिया। तो इतना करने के बाद हमें कितना मिलेगा, कितना ये सब होगा, तो ये रखा है -17/12। तो ये इक्वल कर दिया -17/12। अब इन सब चीज को सॉल्व करते चलो। ये x और 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5x हो जाएगा, अपॉन में 2 है और प्लस 2/3। अब 2/3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये -7/12 है और इसको माइनस में कर दिए दूसरी तरफ ला करके, इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोजिंग। यहाँ पे बेस में अलग अलग नंबर है, यहाँ पे 12 और ये है 3, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा दोनों का बेस में, डिनोमिनेटर जिसे कहते हैं। तो ये 2 × 4 8 हो गया और 3 × 4 12 हो गया। अब ये दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है तो एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा और ऊपर में -7 और ये -8। ये -7 और -8 दोनों नेगेटिव नंबर है इसलिए ऐड अप होगा, तो ये माइनस का साइन लाएगा 15 कर दिया। और इधर अब x को रखना है और ये दोनों ही नंबर 5 और 2 को दूसरी तरफ भेजना है। पहले देखो ये 15/12 वैसे ही है और इधर नीचे में था 2 तो उसको ऊपर ले जाएंगे, इधर मतलब डिवीजन में था 2 तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कर दिए, और ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में था 5 तो उसको डिवीजन में कर दिए। मतलब ट्रांसपोज में क्या होता है, जो डिवीजन में होता है उसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाते हैं और जो मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको डिवीजन में ले जाते हैं। आप इसको सिंपल सी बात समझो, जो नीचे है जो नंबर उसको ऊपर कर दिया और जो ऊपर है नंबर उसको नीचे कर दिया। 2 पहले नीचे में था अब वो ऊपर में चला गया, जो 5 ऊपर में था अब वो नीचे में आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 × 2 30 हो जाएगा और 12 × 5 60 हो जाएगा और निगेटिव का साइन तो अपनी जगह पे है। अब ये 30 और 60 कैंसिल होने के बाद 60 की तरफ 2 लिख देंगे तो x की वैल्यू आ गया -1/2 और यही है रिक्वायर्ड नंबर x। उसकी वैल्यू आ चुका है हमारे पास -1/2, तो ये हो गया रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू -1/2 और इस क्वेश्चन का आंसर यही है -1/2। अगला क्वेश्चन आ गया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे अभी 8th क्लास में, बहुत अच्छे बच्चे रहोगे आप लोग। क्वेश्चन ऑफ 14, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन अ बैंक। वो कैशियर है बैंक में, कैशियर का काम होता है पैसे गिनना। तो सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। मतलब उसके पास जो पैसे है वो नोट्स में है, नोट है मतलब सिक्के नहीं है, और वो नोट कितने कितनी वैल्यू की है, 100 की है, 50 की और 10 की है। मतलब उसके पास यही 3 नोट है, 100 वाला, 50 वाला और 10 वाला। द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। और 100 वाला नोट, 50 वाला नोट और 10 वाला नोट की जो रेशियो है वो 2:3:5 है। मतलब 100 वाला नोट सबसे कम है, 2 पार्ट्स है उसके, उससे ज्यादा है 50 वाला और सबसे ज्यादा है 10 वाला, और रेशियो में है कितना 2, 3 और 5 का। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज रुपीज, अब ये देखो बड़ा सा नंबर है 4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो उसके पास 100 रुपए के कितने नोट है, 50 रुपए के कितने नोट है और 10 रुपए के कितने नोट है वो पता करना है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये, देखना उसके पास 100, 50 और 10 का ही नोट है और उसका रेशियो दिया है कि 100 के नोट, 50 के नोट और 10 के नोट ये 2, 3 और 5। तो पहले इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि ₹100 वाला नोट को 2x ले लेते हैं, 50 वाले को 3x और 10 वाले को 5x। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2, 3, 5 था तो हमने 2x, 3x और 5x ले लिया। अब कन्वर्टिंग ऑल इनटू रुपीज, तो हम क्या करेंगे कि 2x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को 50 से और 5x को 10 से। ये क्यों किया, जैसे एक सिंपल सी बात देखो, जैसे कि हमारे पास 100 रुपये का 2 नोट है तो कितने रुपये बने, तो 2 × 100 200 हो गया। जैसे 100 रुपये का मान लो कि 15 नोट है तो कितने रुपए बने, तो 15 × 100। तो इस तरह से 100 रुपए के पास कितने नोट है 2x, तो कितने रुपए बने टोटल 2x × 100। 50 रुपए का कितना है नोट 3x, तो रुपए कितने बने, तो 3x × 50। 10 रुपए कितने नोट है 5x, तो कितने रुपए बने 5x × 10। तो इसका मतलब ये 200x, 150x और 50x ये सब रुपए है इसके पास। अब कंडीशन क्या है कि इन तीनों को ऐड करेंगे, मतलब इन रुपए को ऐड करेंगे तो 4 लाख बनेगा। तो ऐड कर दिया 200x प्लस 150x प्लस 50x, इन सबको जोड़ेंगे तो 4 लाख बना। ऐड करो अब, तो ये हो गया ये 150 और 50 मतलब 150 और 50 200 हो गया और 200 400 हो गया। अब इक्वल टू 4 लाख, तो x इक्वल टू ये 400 नीचे में आ जाएगा और ये सिंपल सी बात है, ये 2 जीरो कैंसिल होने के बाद 4 से बाकी नंबर को काट दो तो ये कितना हो जाएगा 1000। तो x की वैल्यू 1000 आ गया। इसका मतलब उसके पास 100 रुपए के कितने नोट्स, तो 100 के नोट्स है 2x, तो 2 × ये x की वैल्यू है 1000 तो 2000। और 50 रुपीज के कितने नोट्स, तो 50 रुपीज के नोट्स को हमने माना था 3x, 3 × 1000 तो 3000। और 10 रुपए के नोट कितने, तो 10 रुपए के नोट है 5x, तो 5 × 1000 तो 5000। तो इस तरह से उसके पास 100 रुपए के नोट कितना 2000, 50 रुपए के
3000 और 10 रुपए के 5000 नोट है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 इसी पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन है। I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, 2 and 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? जैसे यहाँ पे coins का मॉडल दिखा रखा हमने। ये कह रहा है कि हमारे पास सिर्फ coin है और ये coins टोटल जब काउंट करते हैं तो हमारे पास रुपीज 300 बनता है। तो हमारे पास कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के। और अब कह रहा है कि हमारे पास 5 रुपए कितने सिक्के हैं, 2 रुपए कितने सिक्के और 1 रुपए कितने सिक्के हैं। तो मान लो कि 5 रुपए के कॉइन्स x है, तो 2 रुपीज के कॉइन्स कितने होगा। एक कंडीशन दिया था, नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स। मतलब 5 रुपए के सिक्का जितने हैं उससे 3 गुना 2 रुपए के सिक्के। तो 5 रुपए के सिक्के हमने x माना, तो 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे 3x। अब टोटल कॉइन्स भी दे रखा है 160। तो इसमें ये तो कहा था कि 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के हैं हमारे पास, लेकिन इसमें 1 रुपए का सिक्का कितना हुआ वो दिया नहीं है। तो अब क्या करेंगे, टोटल में से ये दोनों को ऐड करके घटा देंगे। तो टोटल 160, तो 160 में से हम घटाएंगे इन दोनों को। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, मतलब सब घटेगा यहाँ से। तो कितना हो गया 160 माइनस 4x। तो ये हो गया 1 रुपए के कॉइन। अब 5 रुपए के कॉइन्स है x, तो टोटल रुपीज कितना बना, मतलब 5 रुपए के सारे सिक्के काउंट करेंगे तो टोटल कितने रुपए बने। तो एक यहाँ पे सैंपल देखो, ये 10-10 रुपए के 2 कॉइन्स है, तो ये दोनों मिलके कितने बने, कितने रुपए 20 रुपया। तो क्या किया हमने कि 2 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने आपको ये कहा था कि 5 रुपए कॉइन x है तो कितने रुपए बने, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। फिर से इस बात को सुनो, 10 रुपए कॉइन है 2, तो रुपए कितने बने 2 × 10। 5 रुपए कॉइन है x, तो कितने रुपए बने 5x। अब 3x के कितने, ये रुपीज 2 के कितने कॉइन्स है 3x, तो कितने रुपए बने 3x × 2 तो 6x। और 160 माइनस 4x ये है रुपीज 1 का कॉइन, तो कितने रुपए बने, तो 160 माइनस 4x। अब जितने रुपए बने हैं उन सबको ऐड करेंगे। तो 5 रुपए के सभी सिक्के मिलकर के 5x रुपीज बना, 2 रुपए के सभी सिक्के मिलकर 6x रुपीज बना, और 1 रुपीज का सभी कॉइन मिलकर के 160 रुपीज बना। तो ये रुपीज में दिया हुआ है 300 है। यहाँ तक पहुंचना ही मेन काम था इस क्वेश्चन का। अब इन तीनों को हम ऐड कर दिए तो बन गया 300। अब इसको सॉल्व कर दे, पहले तो ब्रैकेट हटा दे और x वाले सभी नंबर्स को साथ में रख दे, और ये 160 को अलग कर दिया। ये 5x प्लस 6x 11x हो गया, और ये माइनस 4x, और इस 160 को ट्रांसपोज करके दूसरी तरफ कर दिया। तो 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 रह जाएगा, तो ये बार 7x, और 300 में से 160 को घटा दिए तो 140। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 140/7, तो ये हो गया 20। ये काट दो, 7 से 140 कैंसिल होकर 20 रह गया। तो 5 रुपए कितने क्वाइन, तो 5 रुपए क्वाइन है x, और x की वैल्यू है 20। तो 5 रुपए के 20 सिक्के, तो 2 रुपए के सिक्के हैं 3x, तो 3 और ये x की वैल्यू है 20, 3 × 20 60 हो गया। और 1 रुपीज के कितने सिक्के 160 माइनस 4x, तो ये 160 और माइनस 4 और x की वैल्यू हो गया 20। तो इसको एक बार सॉल्व करना होगा हमें। 160 माइनस 4 × 20 हो गया 80, तो 160 में से 80 को माइनस करेंगे तो 80। तो ये 3 हमारे आंसर हो गए। मतलब 5 रुपए कॉइन 20, 2 रुपए कॉइन 60 और 1 रुपए कॉइन 80। ये हमारा आंसर है। इन सब कॉइन्स को यदि रुपीज बना करके आप लिखोगे तो ये 300 होगा। Question number 16. The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. एक essay competition हुआ है, उसमें जो विनर है उसको 100 रुपये मिलेंगे, और जो जीता तो नहीं लेकिन पार्टिसिपेट किया था ऐसे कंपटीशन में उसको भी मिलेंगे 25 रुपये। मतलब जीतने वाले को 100 रुपये और पार्टिसिपेट करने वाले को 25 रुपये, और इस तरह से टोटल 3000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स ऑफ विनर्स, तो विनर कितने हैं वो पता करो, जबकि टोटल पार्टिसिपेंट्स 63 है। तो एक नंबर रिलेट कर लेते हैं, विनर्स है x, तो नॉन विनर्स कितने हो जाएंगे, टोटल में से विनर्स का नंबर घटा दो, टोटल है 63 और विनर हमने लेट कर रखा है x, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 63 माइनस x। अब विनर्स कितने पैसे ले जाएंगे, तो विनर्स है x, यदि एक को 100 रुपये दिया तो 100, यदि विनर से 2 × 100 हो जाएगा, विनर से यदि 10 है तो 10 × 100 है, हमने मान रखा है विनर x,
तो ये कितने पैसे उसको देने होंगे, x इंटू 100, तो 100x। और नॉन विनर्स कितना है, 63 माइनस x, तो एक नॉन विनर को देते हैं 25, तो 63 माइनस x को कितने देने होंगे, 63 माइनस x इंटू 25। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 63 इंटू 25 होगा हमारा 1575, और ये 25 इंटू x तो 25x हो गया। अब टोटल पैसे कितने बांटे गए थे, 3000। तो ये 100x और ये जो रुपीज है 1575 माइनस 25x, उनको हम ऐड कर दे तो 3000 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दे तो पहले ब्रैकेट हटाएं, ब्रैकेट हटाने के बाद ये 100 माइनस 25 कर देंगे तो 75 हो जाएगा। और अगले स्टेप में इस 1575 को दूसरी तरफ भेज देते हैं, जिसको ट्रांसपोजिंग बोलते हैं हम, तो ये माइनस में चला जाएगा और इन दोनों नंबर को घटा दो, 1425 रह गया। अब x इक्वल टू हो जाएगा 75 नीचे में आ जाएगा, तो ट्रांसपोजिंग बोलते हैं। इसको डिवीजन करना है तो ये डिवीजन मैं करके दिखा रहा हूँ। पहले तो 1425 लिख दिए, फिर 75 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 से ही जाएगा, क्योंकि इसका 75 2 150 हो जाएगा, जो कि 142 से ज्यादा रहेगा। तो 75 लिख दो, दोनों को माइनस कर दो, तो ये नंबर रहेगा हमारे पास 7 और ये 6। ये 2 में से 5 गया तो 7, ये 2 मीन्स कैरी लिया था इसने, 12 हो गया था, ये 13 रह गया और उसमें से 7 गए तो 6, 5 नीचे ला दो तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, 675 रहेगा। इस तरह से रिमाइंडर हो गया 0। इसका मतलब हो गया कि 1425 को हम 75 से डिवीजन करेंगे तो 19 आएगा। तो इस तरह से विनर्स कितने हैं, 19, और पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, इसका तो जरूरत नहीं है। यदि आपको पार्टिसिपेंट्स पता करना है तो 63 में से 19 माइनस कर दो। तो फिलहाल ये विनर का ही नंबर पूछा हुआ था, इसलिए नंबर ऑफ विनर्स हो गया 19। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।